45,000 लोगों की जान बच गई। जिस एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलावर हमला करने के लिए जा रहे थे, ये फिदायीन वहां पहुंचने वाले थे, वहां 45,000 लोगों की मौजूदगी थी और ये सुसाइड बॉम्बर्स बड़ी संख्या में थे, एक से ज्यादा संख्या में थे। अगर वहां पहुंचकर ये धमाके को अंजाम देते, कई लोगों की जान जा सकती थी। 45,000 लोगों की जान बची है आज काबुल एयरपोर्ट पर। अमेरिका ने जो ये कार्रवाई की है, इसकी वजह से ये सुसाइड बॉम्बर्स मारे गए। नहीं तो अगर ये पहुंचने में कामयाब हो जाते एयरपोर्ट तक, तो आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही आज देखने को मिलती। अमेरिका ने यह दावा किया है कि दरअसल ये आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। आईएसआईएस के जो दहशतगर्द हैं, जो आत्मघाती हमलावर थे, वो वहां पहुंच रहे थे भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर, लेकिन वक्त रहते उन्हें मार गिराया गया। और आज का ये पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई थी। आप देख रहे हैं उस घर से किस तरीके से धुआं उठता हुआ तब नजर आ रहा था। इसके अलावा एक और जगह एयर स्ट्राइक की गई, यानी उस कार पर जिसमें सवार होकर ये आत्मघाती हमलावर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। इनकी संख्या ज्यादा थी, यानी सिर्फ एक नहीं था ये सुसाइड बॉम्बर, कई थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये एयरपोर्ट तक पहुंच जाते और वहां जाकर भारी मात्रा में जो विस्फोटक लेकर जा रहे थे उड़ा देते, उसमें धमाका कर देते, कई लोगों की जान जा सकती थी। ये आप देख रहे हैं, जो अब तक की सूचना है उसके मुताबिक इस हमले में 10 लोगों की जान गई है। और अमेरिका का यह कहना कि दरअसल ये आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, यानी अमेरिका अगर ये एयर स्ट्राइक नहीं करता, तो आत्मघाती हमलावर कई लोगों की जान ले लेते। काबुल में आज क्या हुआ? एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सेना ने आतंकियों पर ड्रोन से अटैक किया। आत्मघाती हमलावरों से भरी गाड़ी को मिसाइल से तबाह कर दिया गया। उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया गया। अमेरिकी सेना के अटैक में कुल 10 लोगों की जान गई है अब तक की सूचना के मुताबिक। तो काबुल में क्या हुआ, ये घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक अटैक से एक बड़ा आतंकी हमला रोका गया है। अगर ये नहीं होता तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। कई लोगों की जान बची है, जो 45,000 लोग एयरपोर्ट पर थे। और अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 2 अलग अलग स्ट्राइक की, 2 जगहों पर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। पहली स्ट्राइक सुसाइड बॉम्बर से भरी गाड़ी पर की गई। इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भी था, इसीलिए वहां पर जोरदार धमाका हुआ। और दूसरी स्ट्राइक एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में घर पर हुई। जो आईएस खुरासान है, उसके आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर 45,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, उनकी जान खतरे में थी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और कमर आगा साहब भी हैं। कमर आगा साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे ही। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से अमेरिका का निशाना सटीक बैठा दहशतगर्दों पर, आपका इस खबर के मामले में बिल्कुल निशाना सटीक बैठा है। जी देखिए, बहुत सी बातें। सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने लोगों की जान बच गई। 45,000 आपके चैनल के हिसाब से वहां पे लोग मौजूद थे और कई एक जो थे सुसाइड बॉम्बर उस गाड़ी में थे। यानी उनका प्लान ये था कि अलग अलग जगहों पे बम ब्लास्ट करेंगे। मैं समझता हूँ 1000 से भी ज्यादा लोग मरते, पता नहीं कितने मरते, ये तो कहना मुश्किल है। और एक बड़ा आतंक फैल जाता पूरे काबुल के अंदर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में, उस अफगानिस्तान के और उसके बाहर भी। जो उनका ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये उनको वहीं पे रोक लिया गया। इस हमले से वो वहीं पे मारे गए। दूसरी बात ये कि ये बड़ा खतरनाक, बहुत ही खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप है। ये हमेशा सुसाइड बॉम्बर्स जो इसके होते हैं उनका इस्तेमाल करता है और उनको उन जगहों पे भेजता है जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे सिविलियंस होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं। इन्हीं ने स्कूलों पे की है बॉम्बिंग, इन्हीं ने औरतों के हॉस्पिटल पे काबुल में की एक जगह पे बॉम्बिंग, जिसमें बच्चे, जो मैटरनिटी वार्ड था, बहुत से बच्चों के मारे गए। उसके अलावा ये भी है कि ये जिस तरह आतंक फैलाते हैं वो एक बहुत खतरनाक तरीका है उनका। जानवर भी उस तरीके से नहीं मारता जिस तरीके से ये बेगुनाह लोग। आगा साहब, कमर आगा साहब, आपने आज एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। शाम 6:15 बजे आपके आकलन के आधार पर यह खबर हमने लोगों को दे दी थी। लेकिन एक और बड़ी खबर आई अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान ने एक तरीके से उसका कनेक्शन काट दिया है। तालिबान ने पंजशीर को अफगानिस्तान से काटा, यानी कैसे, उससे आप समझिए। पंजशीर में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है। यह एक ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय।
देखिए, पंजशीर का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस फोर्सेस वहां पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान दोहरे तरीके से अपना ग्रिप अब तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ यूएस ट्रूप विड्रॉल के लिए वो दबाव बना रहे थे कि अमेरिका जल्द से जल्द 31 तारीख से ज़्यादा आगे न जाए और 31 तारीख तक अपने सैनिकों की वापसी मुकम्मल कर ले, और साथ साथ वो इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पंजशीर का इलाका यानी उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो एक तरफ बातचीत की कवायद चल रही थी पंजशीर के अंदर मसूद अहमद और बाकी लोगों के साथ में, लेकिन उसके साथ साथ जो घेराबंदी है पंजशीर के इलाके की वो भी तेज की गई है। और आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को वहां पर रोका गया है, बंद किया गया है, इस तरीके की खबर आ रही है। और ये निश्चित रूप से ये पंजशीर के इलाके के लिए वहां के लोग जिस तरीके से कनेक्टिविटी बनाए हुए थे, बाहर से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके की अपील सामने आई, ये उसे रोकने की कोशिश है। यानी 31 तारीख के बाद ये मुमकिन है अखिलेश कि तालिबान की जो सख्त कार्रवाई है वो पंजशीर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल दानवीर मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, आज तक जीत नहीं पाया पंजशीर को तालिबान, अमेरिका नहीं जीत पाया, इंग्लैंड नहीं जीत पाया, तमाम मुल्कों की अगर बात की जाए पंजशीर को कोई जीत नहीं पाया। क्या माना जाए कि आज की जो ये कार्रवाई है तालिबान की, उसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, तालिबान बिल्कुल डेस्परेट है। तालिबान चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो, और पंजशीर एक ऐसा रेजिस्टेंस सामने खड़ा हुआ है जो तालिबान की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और पंजशीर अगर थोड़ा भी कामयाब होता है तो आप मान के चलिए कि मज़ार शरीफ, कुंदूज, हेरात, पूरा नजर अफगानिस्तान जो सालंग टनल के नॉर्थ में है वो तालिबान के हाथ से जा सकता है। तो पंजशीर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उस पर काबू करना बहुत बहुत अहम है तालिबान के लिए। लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा, जैसा आपने खुद बताया कि उसके ऊपर कोई भी काबू ना कर पाया, ना अंग्रेज कर पाए, ना रूसी कर पाए, ना अमरीकी उस तरीके से कर पाए। और तालिबान का खुद का तजुर्बा भी रहा है 96 से लेकर 2001 तक कि पंजशीर उसके हाथ में कभी भी नहीं आया। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न है। इस बार पूरा नदन अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है। इनफैक्ट पंजशीर का इलाका पूरी दुनिया से कट ऑफ है। जो पिछली बार जो जैसे हालात थे वो इस बार नहीं है। पिछली बार ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, संपर्क इसका बना हुआ था। लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं है और अब दुनिया के मुल्क भी उस तरीके से पंजशीर के साथ नहीं खड़े हुए जैसे पिछले तालिबान के दौर के दौरान खड़े हुए थे। पिछले तालिबान के दौर के दौरान रूस था, ईरान था और हिंदुस्तान था। ये बहुत बड़ी मजबूत दीवार थी जो पंजशीर के फाइटर्स के साथ खड़ी हुई थी, जो अभी उसके इरादों में, इन लोगों के इरादों में अभी वो उस तरीके की शिद्दत देखने को नहीं मिलती है। तो जैसा प्रणय बता रहे थे कि ये फौजें जाएंगी अमेरिका की 31 के बाद, तो हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर तालिबान पंजशीर को एड्रेस करें। बिल्कुल। कब्जा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप कर्नल दानवीर जो बात बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं कमर आगा से पूछ लेता हूं। तो कमर आगा साहब, क्या हम ये मतलब निकाल सकते हैं, इसका क्या अर्थ निकल सकते हैं कि पंजशीर के सामने आने वाले दिनों में अब बहुत मुसीबतें होंगी, बड़ी दिक्कत होगी? फिर देखिए, पंजशीर को इनके लिए रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा। उसकी वजह यह है, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि वहां के ऊपर ये ताजिक, उज़्बेक, हजारा और दूसरी छोटी छोटी माइनॉरिटीज जो हैं, ये 58% हैं पॉपुलेशन अफगानिस्तान का। और पश्तून जो है वो केवल 42% है, मगर सबसे बड़ी है और हमेशा पॉलिटिकल पावर काबुल में पश्तून के पास रही है। दूसरी बात ये है कि पश्तून तालिबान जो है ये बेसिकली पश्तून मलेशिया ही है। तो लेकिन इस समय पश्तून मलेशिया जरूर है। पहले इसको 96 और 2001 तक में जो था, इसको पूरी सपोर्ट पश्तून की हासिल थी। यह लोग खामोश थे, यह सोचते थे कि ये हमारी फोर्स है, बोलते नहीं। इस दफे पश्तून में भी इनकी सपोर्ट कम हो गई है। पंजशीर एक ऐसा एरिया है और फिर उससे मिले हुए दूसरे हैं। अगर वो उन्होंने वहां पे वो इनको मानने पे, अमरुल्लाह जो है वहां पे मौजूद है, जो वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित किया है। फिर उसके अलावा ये है कि उनका लाइन ऑफ पंजशीर जो कहलाते थे, अहमद शाह मसूद का लड़का जो है, उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है वहां पे। और वो भी वहां पे इनकी बात, ये प्रेशर अभी जो डाल रहे हैं कि इंटरनेट कट कर दिया और ये सब जो की हरकत, ये दबाव इस बात का है कि तुम हमसे बातचीत करो और हमारी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करो।
वो लोग ये देख रहे हैं कि आप क्या कंसेशन हमको देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वो ये भी देख रहे हैं कि ये जो तालिबान है इसके साथ हमारी बनेगी बात या नहीं बनेगी। वो लोग इस समय बातचीत जो है ईरान से भी कर रहे हैं, उज़्बेक और हज़ारा, इन लोगों से भी बात है। प्रेशर जो है वो उज़्बेक वॉरलॉर्ड जो थे पहले, उनसे दोस्तम के ऊपर भी काफी प्रेशर है कि तुम हुकूमत को ज्वाइन करो तालिबान की जो बनने वाली है। ये एक बड़ा मसला है और ये मैं नहीं समझता कि जल्दी से सेटल होगा। जिस तरीके से तालिबान प्रेशर डाल रहे हैं और अगर उन्हीं ने इंटरनेट वगैरह कट किया है तो मैं समझता हूँ इससे वहां पे और क्रोध बढ़ेगा लोगों का, इनके खिलाफ और आवाजें भी उठेंगी। इस बीच ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जरा उसके बारे में हम बता दें उन्हें कि ये जो 13 जवान शहीद हुए अमेरिका के, जो हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, आप देख रहे हैं उनके शव को रिसीव करने के लिए, यानी उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए जो बाइडेन पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हें आखिरी सलामी किस तरीके से दी जा रही है। एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, जिस तरीके से उनके 13 सैनिकों की मौत हुई, वो भी तब जबकि अब अमेरिका वहां से वापसी की राह पर है। सिर्फ 2 दिन और जब अमेरिका पूरी तरीके से अफगानिस्तान से लौट जाएगा। और ऐसे वक्त में जिस तरीके का जख्म उसे दिया आतंकवादियों ने, साफ तौर पर अमेरिका ने यह कहा है, वहां के राष्ट्रपति का भी यह कहना था, वी विल हंट यू डाउन, वी विल नॉट फॉरगिव। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कई कार्रवाई की भी जा रही है, चाहे वो आज की घटना हो, प्रिएम्प्टिव एक्शन जो आज अमेरिका ने लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं, जो 13 जवानों का जो पार्थिव शरीर है वहां पर पहुंचा है। अब आप देख पा रहे होंगे जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, काले रंग का जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। हमारे साथ प्रणय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, खुद जो बाइडेन यहां पर पहुंचे हैं इन सैनिकों के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए, एक तरीके से वहां की जनता को भी एक संदेश देने का प्रयास है राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान और आघात। बिल्कुल अखिलेश, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर हैं और निश्चित रूप से ये जो है अपना ग्रैटिट्यूड या कहिए अपनी श्रद्धांजलि देने की कोशिश तो है ही, साथ ही साथ ये अमेरिकी सेना के साथ खड़ा अपने आप को दिखाने की भी कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे विड्रॉल के दौरान क्रिटिसिज्म हुआ है जो बाइडेन का, उनके फैसलों का, जिस तरीके से जल्दबाजी के अंदर बगराम का एयरपोर्ट खाली किया गया, जिस तरीके से तालिबान का एडवांस हुआ, जिस तरीके से 15 अगस्त को काबुल में तालिबानी घुसे, जिस तरीके से अमेरिका लगातार पीछे हटता चला गया और उसके बावजूद अमेरिका को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पाई। सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर उसके 12 मरीन्स का मारा जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। अगर आप अमेरिकन लिहाज से बात करें, बीते 20 सालों के अंदर उसके 2500 सैनिक मारे गए, लेकिन वो कॉम्बैट में मारे गए हैं, वो एम्बुश में मारे गए, जब लाइंस ऑफ जो एंगेजमेंट थी वो क्लियर थी। लेकिन इसके अंदर जब वो एयरपोर्ट मैन कर रहे थे, एयरपोर्ट के ऊपर सुरक्षा का इंतजाम देख रहे थे, बाहर की जिम्मेदारी जो आउटर पेरिफेरी थी पूरी तालिबान के पास थी, वो इस भरोसे में काम कर रहे थे कि तालिबानी संभाल लेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस अटैक के हो जाने के कारण अमेरिका के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समय अमेरिका के अंदर, और लोग खुलकर ये कह रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कुछ परिवारों ने भी इस पर आपत्ति ली है कि वो इतने नाराज़ हैं राष्ट्रपति से कि वो नहीं चाहते कि राष्ट्रपति इस सेरेमनी के अंदर आए। इस तरीके की भी रिपोर्ट्स आई थी। हालांकि ये एक सॉलम सेरेमनी होती है, एक जो है मिलिट्री सेरेमनी होती है। जब भी शहीदों के पार्थिव शरीर आते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द अमेरिकन आर्म फोर्सेस, वो वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और ये दिखाने की कोशिश होगी कि अमेरिकी सैनिकों के साथ अमेरिका का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो साथ खड़ा हुआ है और इस पूरे मिशन को जो है अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों की जान की कीमत है और उसके लिए जो है सरकार जो भी मुकम्मल होगा वो तमाम कदम उठाएगी, ये दिखाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको डॉयर एयरफोर्स बेस ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे और इसी पर मैं एक टिप्पणी भी चाहूंगा। कमल आगा साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कर्नल दानवीर जरा एक बात बताइए, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है जिनके जवानों के पार्थिव शरीर इस वक्त हम देख रहे हैं रिसीव करने के लिए वहां के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका माकूल जवाब अमेरिका देगा और घातक तरीके से देगा? आज की घटना को छोड़कर मैं कह रहा हूं। देखिए, अमेरिका के साथ में बहुत जबरदस्त एक तरीके से उनके साथ खुद ही इन लोगों ने विश्वासघात कर लिया है
और अपनी इमेज को दोबारा साधने के लिए इनको कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शन करना पड़ेगा। तालिबान के खिलाफ ये नहीं करेंगे, बट अब ये दाइश इनका एक नया दुश्मन वहां पर मिल गया है और तालिबान के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई करेंगे। बड़ी हैरानी होती है कि जहां एक तरफ तालिबान के साथ इनका मुआहदा हो गया था, तो ऐसा क्या हुआ कि इनको अचानक से हबड़ा दबड़ी में अफगानिस्तान को छोड़ने की जरूरत पड़ी। आगे चल के जरूर ये स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या कारण रहे कि समझौता होने के बावजूद आप इस तरीके की कार्रवाई पर मजबूर हुए। तो वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन अब ये है कि ये जो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, इसका काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी होगा और इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया रिलेटेड हो, साउथ चाइना सी रिलेटेड हो या मिडिल ईस्ट रिलेटेड हो। बिल्कुल। कमर आगा साहब, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है? देखिए, ये एक बड़ा सॉलम ओकेजन है इस समय। ये उनके पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी स्वयं मौजूद है वहां पे। जैसा कि अभी बताया इन्हीं ने कि वो एक मैसेज भी है अमेरिकन पब्लिक के लिए, इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में इनकी छवि प्रेसिडेंट की बहुत खराब हो गई थी, इनकी पॉपुलैरिटी भी डाउन हुई थोड़ी सी, और इनके ऊपर अपोजिशन पार्टीज खासतौर से जीओपी का काफी वो था, रिपब्लिकन का काफी प्रेशर था कि इन्होंने मिसअप कर दिया है और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने शुरू किया था। तो ये उसको भी दूर करने की कोशिश है। दूसरी बात ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ हैं और वो ऐसे ओकेजन्स पे नॉर्मली वो आते हैं जब शरीर आते हैं और ये कोई बड़ा इस तरह का आत्मघाती हमला हो जाता है तो वो लेते हैं, उनके परिवारजनों से भी वो मिलते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं और इस तरह से उनको, और फिर उसके बाद मीडिया। इस समय ये है कि अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे ये अटैक करेंगे ISS खुरासान के ठिकानों पे अफगानिस्तान के अंदर, और ये मुझे लगता है कि काफी महंगा पड़ा है ये आत्मघाती हमला जो हुआ था खुरासान के लिए, जो वहाँ की वो है, उसको काफी महंगा, काफी बड़ा उसका उनका नुकसान होगा। उनके जहां जहां इनके पास इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ये अटैक करते रहेंगे और अभी इनके काफी लोग वहां पे मौजूद हैं। इनको लगातार ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन मिनट टू मिनट वहां से मिल रही है, इनके सैटेलाइट ऊपर से भी वॉच कर रहे हैं और इनके पास ऐसे मीन्स हैं कि इस तरह के अटैक किए जा सकते हैं। प्रिसिशन गाइडेड। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और सख्ती से आने वाले दिनों में जवाब देगा। आप यहां तक कह रहे हैं कमर आगा कि हर रोज अब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जब 13 अमेरिकी सैनिक की जान गई थी, जब वो शहीद हुए थे, तो भावुक हो गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति। वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थीं और किस तरीके से उसके बाद एक लहजे में, धमकी भरे लहजे में आतंकवादियों को कहा गया था कि उन्हें जवाब दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अपनी पत्नी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर मौजूद हैं और सैनिकों का जो पार्थिव शरीर है उसे रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इनके अलावा भी आप देख पा रहे होंगे तमाम जो अधिकारी हैं, इसके अलावा और भी लोग नजर आ रहे हैं। शहीदों के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति खुद पहुंचे हैं। और आज जो कार्रवाई अमेरिका ने की, एक तरीके से आप कहिए 45,000 लोग जो वहां पर मौजूद थे काबुल एयरपोर्ट पर, उनकी जान बच गई है। ये एक तरीके का जो प्रीएम्प्टिव एक्शन था अमेरिका का, उसकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। वरना आप सोचिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, भारी विस्फोटक लेकर जा रहे थे, कुछ भी हो सकता था। अब एक सवाल यह भी है कर्नल दानवीर, आपसे समझना चाहूंगा, इन तस्वीरों के बारे में प्रणय भी बता रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है इसकी क्या अहमियत है, क्या मायने मतलब है, लेकिन पूरी दुनिया को क्या संदेश जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन्स ने जैसे विड्रॉल किया है, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से विड्रॉल किया है और जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनका भरोसा अमेरिका के ऊपर एकदम से कम होता नजर आ रहा है। अब सवाल हमारे ईस्ट में ये खड़ा हो रहा है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, कि अमेरिका कितना आपका ट्रस्टेड पार्टनर है जी। अभी आपकी कमला हैरिस वियतनाम जाकर और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी अभी 1-2 दिन पहले, और वहां पर वियतनामीज ने उनके साथ में जिस तरीके से बर्ताव किया और उनको
एग्जिट डोर दिखाया वो क्लियर कट बता रहा है कि अमेरिका का जो औहदा है वो कितना कम हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जब बात आप जियो पॉलिटिक्स की और पावर पॉलिटिक्स की करते हैं। तो बिल्कुल। ये तस्वीरें जो है ना तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए अच्छी हैं और ना ये इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स के लिए अच्छी है। इंडिया के अंदर भी इस तरीके के सवाल उठने लगे हैं। आई एम श्योर हिंदुस्तान भी फूक फूक के कदम रखेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे सहयोगी। प्रणय, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन एक चीज इसमें जो मुझे नजर आ रही है, पहली तस्वीर जो इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर बाईं तरफ देख रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा भी जो तमाम लोग मौजूद हैं सब काले लिबास में दिख रहे हैं। देखिए, ये वहाँ जो परंपरा है शोक सभा की, या जब भी किसी की श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित होते हैं तो इस तरीके की जो ब्लैक ड्रेसिंग है, ये जो अमेरिकन ट्रेडिशन है अमेरिका में और ख़ास तौर पर वेस्ट में इस तरीके की परंपरा देखने को मिलती है कि जब भी किसी की शोक सभा में जाते हैं तो ब्लैक कलर के सूट्स या ब्लैक कलर की जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो प्रेफर की जाती हैं, चूँकि ये शोक का प्रतीक है, शोक का मौका है। और ऐसे में जो सैनिकों के परिवार हैं उनसे भी राष्ट्रपति मिलेंगे, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, चूँकि वो कमांडर इन चीफ हैं अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के, तो वो फोर्सेस की तरफ से भी और जो है अपनी तरफ से भी, राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से भी परिवार को शोक संवेदना देंगे। और साथ ही जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था पिछले 2 दिनों से, वो लगातार इस घटना का दबाव कितना था जो बाइडेन के ऊपर, ये उन तस्वीरों में और उनके बयानों में साफ नज़र आ रहा था, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका इसका बदला ज़रूर लेगा और उसका टाइम और प्लेस हम खुद उसका चयन करेंगे। ये जो बयान था और उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरीके से नंगरहार में कार्रवाई की गई, आज काबुल के अंदर कार्रवाई की गई, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कितना दबाव है और वो किसी तरीके से 31 तारीख की जो अगस्त की जो विड्रॉल की डेडलाइन है उसे पूरा करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये जो रिजॉल्व है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्पष्ट हुई हैं अखिलेश इस चीज़ से, अमेरिका विड्रॉल की डेडलाइन से भले ही इस घटना से नहीं हट रहा हो, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि उसके पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हैं और आतंकवादी जहां भी मौजूद होंगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। और अगर तालिबान उनको रोकने में नाकाम होते हैं तो अमेरिका जो राइट टू रिस्पॉन्ड है वो अपना सुरक्षित रखता है और उसके अभी भी मिडिल ईस्ट के बेसेस मौजूद हैं और उसके साथ वो कार्रवाई कर सकता है, वहाँ पे उसके पास ये प्रिसीजन कैपेबिलिटीज़ हैं, ये भी एक दिखाने की कोशिश उसने की है। हालांकि इससे डैमेज कंट्रोल कितना होगा, अमेरिकी जनता जो है वो इसको कितना स्वीकार कर पाएगी, अमेरिका का जो कहा जाए कि अमेरिका का जो रुतबा कम हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानकार, कर्नल दानवीर जैसा कह रहे थे, इस तरीके के बहुत सारे जानकार लगातार इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि जो एलाइज हैं ब्रिटेन की संसद के अंदर, अगर 2 दिन पहले ये बहस होती है और ब्रिटेन के सांसद नाराजगी में ये कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि अब ब्रिटेन के सैनिक अमेरिका के साथ किसी लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो निकल जा रहे हैं, और ब्रिटेन ने आखिर किस तरीके की लड़ाई लड़ी, क्योंकि इस तरह लोगों को भी नहीं लाया जा पा रहा है जिन लोगों ने ब्रिटेन की सहायता की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे एलाइज के बीच में, जो अमेरिका के एलाइज हैं उनके बीच में भी इस चीज़ को लेकर नाराजगी है। तो ये निश्चित रूप से इसकी भरपाई इन 2 या 3 स्ट्राइक से नहीं होगी। अमेरिका को क्रेडिबल कार्रवाई करते हुए दिखाना पड़ेगा और साथ ही उसे यह दिखाना पड़ेगा कि जिस तालिबान पर उसने 29 फरवरी 2020 के दोहा समझौते में भरोसा किया, क्या वो वाकई में भरोसा करने लायक है और नहीं है। क्योंकि आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने एबीसी के इंटरव्यू में कहा है कि वी डू नॉट ट्रस्ट तालिबान फॉर एनीथिंग। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जबकि तालिबान को वो अफगानिस्तान सौंप के लौट रहे हैं। और देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कमर आगा साहब, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, आप सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, और वहां पर इस तरीके से उनके 13 सैनिकों के जब शव पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें रिसीव कर रहे हैं, ये तस्वीरें अमेरिकी नागरिक जल्दी भूलेगा नहीं, उनके जख्म हरे रहेंगे लंबे वक्त तक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बिल्कुल भूलने वाला समय नहीं है। ये तस्वीरें उनको हमेशा हंट करती रहेंगी। इतनी बड़ी पावर और इस तरीके से एक आतंकवादी संगठन ने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया और जिस तरीके से वो मारे गए, उनके ये बहुत शर्मनाक वो है। इंटेलिजेंस फेलियर भी हो गया। उनके पास इंटेलिजेंस तो थी कि हमला हो सकता है, मगर उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कब होगा, कहाँ होगा। जैसे आज उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि इस समय ये लोग हैं कार के अंदर बैठे हुए हैं और एक घर के अंदर छिपे हुए हैं, तो इन्होंने फौरन उसको एलिमिनेट कर दिया। तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं समझता हूँ कि केवल आतंकवादी संगठनों को आर्मी से
के माध्यम से डील करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए कि उनके पीछे कौन है, जब तक कि पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ अमेरिकन प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, आतंकवादी गतिविधियां न तो अफगानिस्तान में खत्म होंगी और न ही मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बना रहेगा। पाकिस्तान जो है इनको के इसमें से ज्यादातर अधिकतर जो ग्रुप है उनके प्रॉक्सी फोर्स प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं, उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर है आतंकवाद का, लेकिन उन्होंने कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई सख्ती नहीं की। ये जरूर है, उनको समझना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आतंकवाद हाफ हार्टेड से नहीं होगा और केवल आर्मी से नहीं हो सकता। बिल्कुल। आर्मी के माध्यम से इराक में भी यही हुआ उनके साथ। उन्हीं ने सबसे ताकतवर मुल्क है दुनिया का, सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया मगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अफगानिस्तान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट तो बना लिया लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए। दोनों जगहों पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ। तो पिछले हम देखें साइगॉन से लेके अब तक जितनी जगह पे अटैक हुए हैं अमेरिकन, उनके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हुए। तो अमेरिका ये सोचना कि हर चीज आर्मी के माध्यम से सैन्य माध्यम से अचीव करना है, वो संभव नहीं है। और अमेरिका की इसी वजह से क्रेडिबिलिटी जो है बहुत कम हो रही है। दूसरी बात ये कि अमेरिका फर्स्ट वाली जो बात है वो खुद तो विड्रॉ हो गए, अपने खास एलाइज जो वेस्टर्न एलाइज थे उनको तक इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से आज ब्रिटेन, फ्रांस बिल्कुल और उसकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। प्रणय भी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी, और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से मैं बता दूं कि जिन लोगों की जान गई थी अमेरिकी सैनिकों की, जो काबुल में ब्लास्ट हुआ, आप देख रहे हैं उनके पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और देख पा रहे होंगे आपकी 2 गाड़ियां और हैं, उनमें इनके पार्थिव शरीर रखे जाएंगे और उसके बाद यहां से ये रवाना किया जाएगा। इसे हमारे साथ कर्नल दानवीर भी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल दानवीर, एक बात जिसका जिक्र प्रणय ने भी किया, कमर आगा साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका का जो रुतबा है, जो उसकी हैसियत है अपने सहयोगी मुल्कों के बीच भी, क्या आपको भी लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद वो चीज कम होगी? हाँ, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि हर चीज के पीछे, हर एक दोस्ती के पीछे एतबार होता है, चाहे वो मेरे और आपके बीच की दोस्ती हो या किसी बड़े संगठन की आज दूसरे के साथ दोस्ती हो या मुल्कों की दोस्ती हो। जब वो एतबार के ऊपर सवालिया निशान बन जाता है तो वो दोस्ती नहीं रहती है। और अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो फिर आगे चल के वो पूरी तरह ट्रांजैक्शनल हो जाएगी और वो कोई हार्ड सीमेंटेड फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। और इसीलिए जैसा प्रणय बता रहे थे कि इंग्लैंड की सांसद में, यूके की सांसद में इस तरीके के सवाल उठे, हमारे यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं उठ रहे। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि हमें अमेरिका को कितना ट्रस्ट करना चाहिए और उसके साथ कितनी दूर तक जाना चाहिए। तो ये जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आने वाले दशकों में काफी पॉलिसीज को शेप अप करेगा। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो घटना हुई है अगस्त के महीने में, खासतौर से 15 अगस्त के आसपास, ये इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। जब आप आज तक वियतनाम की वो दृश्यों को याद करते हैं तो ये तो उन दृश्यों से बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर विश्वासघात है, यहाँ पर एक आपकी 20 साल की पॉलिसी जिसके ऊपर आपने $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया, उसका फेलियर है। और इतना ही नहीं, जैसा कमर आगा साहब बता रहे थे, इराक में आप फेल हो गए, आप अफगानिस्तान में फेल हो गए, आपने यमन को अस्थिर कराने में आपने पूरा योगदान दे दिया, आपने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। तो ये सारी चीजें भी दुनिया देख रही है और काफी संकोच के साथ में आगे आने वाले समय में अमेरिका के साथ में कोई अलायंस करेगा या उसके साथ कोई गठजोड़ करेगा। बिल्कुल। और ये देखिए इन 13 अमेरिकी सैनिकों के जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी और उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रणय, एक बात और बताइए, ये तो बात हुई अमेरिका को लेकर, हम बात करें कि पूरी दुनिया में उसका क्या असर होगा इस घटना का, और खासतौर पर अमेरिका की जो इमेज है उसको लेकर बातचीत हो रही थी। लेकिन वहां की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उस पर भी क्या इन घटनाओं का कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में?
देखिए, स्वाभाविक रूप से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो कह लीजिए उसका जो बेस है उस पर भी फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि अमेरिका की सोसाइटी में मिलिट्री बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अमेरिका का जब गठन भी हुआ था तो जॉर्ज वाशिंगटन कमांडर थे आर्म्ड फोर्सेस के, और वो सेनापति के तौर पर उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अमेरिका की सोसाइटी के अंदर जो मिलिट्री ऑनर है वो बहुत अहमियत रखता है, और ऐसे में अगर किसी जगह पे अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन वेटरन्स अपने आप को लेट डाउन महसूस करते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि जो नीतियाँ थी अमेरिका सरकार की, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियाँ ऐसी थी जिसके कारण अमेरिकी सेना का जो रुतबा है वो कम हुआ है, तो इसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होता है अमेरिकन सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटी के अंदर। निश्चित रूप से जो बाइडन काफ़ी उम्रदराज, बहुत अनुभवी नेता हैं। 2011-12 के अंदर जब वो बाराक ओबामा के साथ में उपराष्ट्रपति थे, विड्रॉल की प्रक्रिया उसी समय शुरू हुई थी। यूं देखा जाए तो बाईपार्टीजन सपोर्ट है, क्योंकि ये डील साइन हुई थी 29 फरवरी 2020 को, दोहा का पीस एग्रीमेंट, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, और ज़ाल्मई खलीलज़ाद जो कि स्पेशल एनवॉय थे अमेरिकी राष्ट्रपति के अफगानिस्तान के मुद्दे पर, उन्हें अपॉइंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जो बाइडन ने उन्हें बरकरार रखा। तो एक तरीके से ऑन ईदर साइड ऑफ द आइल, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर विड्रॉल को लेके तो सहमति थी, लेकिन विड्रॉल का तरीका क्या हो, विड्रॉल के तरीके के अंदर कितना जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जाए। निश्चित रूप से जितना डैमेज हुआ है, अमेरिका के रुतबे में जितनी कमी आई है, जिस तरीके से, क्योंकि कई लोगों ने बाकायदा अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिकन एक्सपर्ट्स और जनरल्स के ये कमिटमेंट थे कि अफगान फोर्सेस को हमने इतना ट्रेन किया है कि वो लोग सस्टेन कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से फॉल आउट हुआ है 15 अगस्त को, वो निश्चित रूप से अमेरिका की अपनी संसद को दिए हुए जो एक्सपर्ट ओपिनियंस थे, जो उनके एश्योरेंसेस थे, जो अमेरिकन टैक्स पेयर मनी जिसके अंदर वेस्ट हुआ है, ये तमाम हथियार जो तालिबान के पास पहुंचे हैं, वहां से स्मगल होकर ईरान और पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। और उसके बावजूद जब अमेरिका 9/11 की 20वीं बरसी मना रहा होगा, उस समय जो वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई के नारे को लेकर वो अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, आज उसकी स्थिति 20 साल बाद क्या खड़ी होगी, जिसके अंदर आतंकवादी हमले एक बार फिर हो रहे हैं, अमेरिकन एसेट्स को, अमेरिकन जो नागरिक हैं उन्हें एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, यानी 100 दिन चले और वही 2.5 कोस वापस बैक टू स्क्वायर वन अमेरिका इस समय खड़ा नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कर्नल दानवीर, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें? बस मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से शायद 2022 के अंदर वहां पे सेनेट के मिड टर्म होने वाले हैं, और इन एनी केस डेमोक्रेटिक्स की बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स के ऊपर, और अगर इसी तरीके का माहौल रहा और इसी तरीके का सेंटीमेंट रहा जो अभी देखने को मिल रहा है अमेरिका में, तो मेरे ख्याल से वो मेजॉरिटी भी खो देंगे डेमोक्रेट्स। और ऐसी स्थिति में सवाल ये उठेगा कि क्या जो बाइडेन के पास में मॉरल अथॉरिटी रहेगी राष्ट्रपति बने रहने के लिए, या वो उस चीज को खो बैठेंगे और उसके चलते वो कोई किसी और किस्म का निर्णय लेंगे। तो ये एक आगे देखने वाला हिसाब किताब बहुत दिलचस्प रहेगा जब अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये वो 13 अमेरिकी सैनिकों के शव हैं, पार्थिव शरीर हैं, जिन्हें लाया गया है काबुल एयरपोर्ट में। जो धमाका हुआ था उसमें जिनकी जान गई थी, आप देख पा रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पत्नी है, तमाम अधिकारीगण हैं। आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर बड़े बड़े ये ट्रक आए हैं, और इसी में जहाज से जब इन सैनिकों के पार्थिव शरीर उतारे गए, एक एक करके उसे रखा जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है। कमर आगा साहब, सवाल आपसे मेरा अब ये है, इन तस्वीरों को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखें, जिस तरीके से एक तरफ अमेरिका से उसके सहयोगी नाराज दिख रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मामले में चीन, पाकिस्तान, रूस, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मुझको लग रहा है कि अब जो भारत बहुत समय से बात कर रहा था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, अमेरिका बहुत बड़ी इंटरनल क्राइसिस में फंसता चला जा रहा है। वहाँ अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है, पोलराइजेशन बहुत है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है, पैंडेमिक के चलते ये और ज्यादा होती चली जा रही है। इस समय 1 लाख लोग पर डे वहाँ पे कोरोना के शिकार होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में अमेरिका जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा रहेगा, और उसका ध्यान जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे मुझे हटते भी लगता है। उसने अपने को विड्रॉ भी किया है, वो अब कंसंट्रेट कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ऊपर, और बाकी मिडिल ईस्ट तो वो हवाले कर रहा है इजराइल के,
कि इसराइल वहां पे अब जो रोल अमेरिका करता था, सिक्योरिटी अब अमेरिकन एलाइज को इसराइल प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में। तो इस तरह दूसरी तरफ ये कि ईरान अभी भी ये है उसी तरीके से डटा हुआ है, वो इनको किसी भी तरह की कंसेशन देने पे नहीं तैयार, या किसी भी तरह इनकी पॉलिसी को प्रमोट नहीं करता, इनकी पॉलिसीज को पूरे क्षेत्र में अपोज कर रहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि इनका अफगानिस्तान के अंदर भी जो रोल रहा है वो उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में हो रहा है। एक नया दुनिया पोस्ट कोरोना में एक नई दुनिया इमर्ज होगी, और मैं समझता हूँ उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, एक जिम्मेदारी का रोल भी मैं समझता हूँ ये बड़ी हो रहा बड़ी है। अहम बात आप बता रहे हैं। आपका जो विश्लेषण है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कमर आगा साहब। कर्नल दानवीर, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो बात कह रहे हैं कमर आगा साहब कि भारत की आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर आगा साहब, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, कैसे दूसरे प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं, और कैसे ईरान जो है मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो हमने अफगानिस्तान में देखा है, ये एक डिसऑर्डर देखा है, और जब डिसऑर्डर आप देखते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि डिसऑर्डर के रिपल्स जो है काफी दूर तक महसूस होते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब डिसऑर्डर होता है तो कोई ना कोई नेता उभर के निकलता है। अभी आज की तारीख में अगर हम दूसरा पहलू की बात करें, तो नेता की बात करें इस इलाके में, तो नेता बनने के लिए कोई अभी तैयार नहीं है। बनना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन तैयार नहीं है। रिलक्टेंट प्लेयर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलक्टेंट प्लेयर्स इस इलाके के अंदर दो हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है। दोनों की दोनों बहुत बड़ी सिविलाइजेशनल पावर है, दोनों की दोनों उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। चाइना खैर बहुत आगे है, इंडिया भी कोई कम नहीं है, इंडिया भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उस तरीके की लीडरशिप का रोल अफगानिस्तान में प्ले करने में सबको थोड़ा थोड़ा संकोच है, डर है। इंडिया एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा तालिबान के एक नेता सतकजाई ने इंडिया को इतनी दावत दी, कल ही के एक वीडियो में था कि भाई हिंदुस्तान के साथ में वो फिर से अच्छे रिलेशन चाहते हैं जैसे पहले थे, और निवेश करे इंडिया, और ये करे और वो करे। तो इंडिया को वो बुलाना चाह रहा है, वो इंडिया को चाहता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करे, लेकिन क्या वो करेगा या नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। और जहां तक बात वो पहली बात की है जो मैंने कही कि रिपल्स देखने को मिलेंगे, तो अगर ये अफगानिस्तान का मैटर कंट्रोल ना कर पाए हम लोग पूरी आलमी बिरादरी अगर मिलकर कंट्रोल ना कर पाए, तो इसका असर आप यमन में भी देखेंगे, अफ्रीकन सहारन डेजर्ट में भी देखेंगे, और साउथ एशिया के अंदर ब्रुनाई तक के अंदर भी देखेंगे। कट्टरवाद के झंडे तले बहुत सारे लोग खड़ा होना पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग काफी कट्टरवादी हो चुके हैं, और रेडिकलाइजेशन हो चुका है, और उनको इनकी जीत के अंदर अपनी जीत दिखती है, और उससे जो है पूरा सिस्टम जो है खराब होने की डेंजर में है। जी जी बिल्कुल, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, अमेरिका से सीधी डिलवेयर से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। वहां पर तमाम जो सैनिकों के शव पहुंचे हैं, पार्थिव शरीर 13 सैनिकों के जिनकी मृत्यु हो गई काबुल में धमाके में, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। खुद जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ, अधिकारियों के साथ वहां पर मौजूद हैं। ये एक बहुत ही दुखद क्षण, दुखद लम्हा अमेरिकी नागरिकों के लिए भी, और ये आघात, ये जख्म इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, और वहां पर अगर इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं, एक साथ उनके 13 सैनिकों के शव पहुंचते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैसेज इस वक्त जा रहा होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पहुंचे हैं पार्थिव शरीर रिसीव करने के लिए। आप देख पा रहे हैं वहां पर जिस तरीके का ट्रेडिशन है उसके मुताबिक ये तमाम लोग काले लिबास में आपको नजर आएंगे। काबुल धमाके में 13 अमेरिकी जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसका वो बदला भी ले रहा है। बहुत ही सख्त लहजे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ बातें भी कही थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि दहशतगर्दों के लिए कि वी विल हंट यू डाउन, और उसके बाद वो ये भी कहते नजर आए थे कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और उसी सिलसिले में आज की कार्रवाई को भी आप देख सकते हैं, जो काबुल में कार्रवाई हुई, जहां पर आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया, इससे पहले कि वो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर धमाका करते। लेकिन क्या इतनी जल्दी ये मुमकिन हो पाएगा कि अमेरिकी लोग इस घटना को भूल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और कमर आगा साहब, वहां
एक सेना के तबके में भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है, जिसकी बानगी हमने देखी। एक सैनिक का जो वीडियो वहां पर वायरल हो गया था, जिसमें वो ये कहता हुआ दिख रहा था कि काबुल में हमने सब गड़बड़ कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। नहीं, देखिए, बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से वेटरन ने आगे कहा, सेना में जो लोग सर्विसमैन होता है वो तो नहीं बोल सकता, उसको इसीलिए बर्खास्त भी कर दिया गया। लेकिन जो वेटरन्स हैं, जो पहले वहां रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतने लोग मरे और एकदम से सब खत्म हो गया, रोल बैक हो गया, सारी चीजें हम अबेंडन कर दिया हमने उसको। तो ये एक वहां पे गम गुस्सा है उन लोग, क्योंकि उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों लोग गए वहां पे जो जख्मी हो गए थे, जो जिनके किसी के पैर कट गए हैं, किसी के हाथ कट गए हैं, किसी को बीमारियां आ रही हैं बहुत से उन लोगों ने, जैसा वो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया, हमने सब इतना किया और आखिर में इस तरीके से तालिबान वहीं आके बैठ गए। और फिर उसके अलावा दाइश वहां और स्ट्रांग होती चली जा रही है, पाकिस्तान का एक बड़ा रोल उनको नजर आ रहा है, तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कर्नल दानवी, मैं जो कह रहा था भारत का जो रोल है वो ग्लोबल लेवल पे कह रहा था। इसी के ग्लोबल, खासतौर से डेवलपिंग जो नेशन है, आफ्रो एशियन नेशन, इसमें भारत की छवि एक बहुत बड़ी है। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज होगा उसमें भारत का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल होगा। और देखते हैं, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वहां मेरा मानना यह है, मैं काफी पहले आपके चैनल में भी बोल चुका हूँ, जरूरत इस बात की कि वो सभी देश जो पीड़ित हैं अफगानिस्तान की, जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, जैसे ईरान और सेंट्रल एशिया के दूसरे, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इन सब के साथ मिलकर भारत को चाहिए एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाए। और मेरे ख्याल है बन भी रही है, इसलिए कि फॉरेन मिनिस्टर 2 बार वहां जा चुके ईरान। और फिर उसके बाद यह है कि सब कोई मिलके एक ज्वाइंट स्टेप्स लें और तय करें कि किस तरीके से वहां पे आतंकवाद को रोका जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की सेना वहां जाए या कोई भी मुल्क वहां पे सेना अपनी नहीं भेजेगा, मगर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो वैक्यूम पूरा हटा है, अमेरिकन वहां से चले गए हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट वहां पे विड्रॉ होती जा रही है, तो सबसे बड़ा रोल होता है वो इस रीजनल। वक्त इतना ही है। कमर आगा साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए थे। कर्नल दानवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक तरीके से अमेरिका ने इसका बदला लिया भी है और आने वाले दिनों में अमेरिका इसका बदला और भी लेगा, ये बात भी वहां के राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आई थी, वो खबर यही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने के लिए कुछ सुसाइड बॉम्बर्स जा रहे थे, जिन्हें अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।